हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एच पी यू बी एड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है पेमेंट, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र बस आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं पेमेंट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि नवोदय स्कूल्स हैव बीन ओपन फॉर। तो नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं, किन के लिए खोले गए हैं? क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जो है वो नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय स्कूल जो है वो खोले गए हैं। और ये किस वर्ष में खोले गए थे? तो आपने याद रखना है, ये 1986 में, ठीक है। 1986 में जो नवोदय स्कूल थे वे ओपन किए गए थे, खोले गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जो थे वो खोले गए थे। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि वे 22.5% के राष्ट्रीय औसत यानी कि 15% एससी और 7.5% एसटी से किसी भी प्रकार कम ना हो, और अधिकतम को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। इस क्राइटेरिया के द्वारा जो है वो नवोदय विद्यालय जो है वो खोले जाते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि एनवीएस। उसी तरह केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस स्कूल जो होते हैं, जो केवीएस स्कूल थे वे 1963 में खोले गए थे। कब? 1963 में खोले गए थे। नवोदय 1986 में। और केवीएस में क्या होता है? केवीएस में इसमें नए छात्रों के दाखिलों में मुख्यतः 15% और 7.5% सीटें जो हैं वो एससी और एसटी के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। और इन वर्गों के छात्रों में 12वीं कक्षा तक किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, केवीएस स्कूल्स में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं किनके लिए? वे खोले गए हैं प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जो है वो खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि द अपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज कॉल्ड। तो भारत में स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है वे क्या कहलाती है? तो उसे एनसीईआरटी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 1 सितंबर 1961 को हुई थी, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। तो एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एनसीईआरटी है ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी और परीक्षा सुधारों पर जो है वो ये ध्यान देती है, ठीक है। एनसीईआरटी आपने याद रखना है। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे हुई थी आपकी 1 सितंबर 1961 को, ठीक है। क्वेश्चन कई बार जो है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि हु गेव वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो किसने दी थी? तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। जो वर्धा स्कीम थी एजुकेशन की वे किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने वर्धा स्कीम जो थी बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड थी। ये जो थी वो वर्धा स्कीम जो थी वो महात्मा गांधी जी ने
दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एजुकेशन कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड। तो आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग है वे क्या कहलाता है? तो जो आज़ादी के पश्चात जो नियुक्त किया गया जो एजुकेशन कमीशन था उसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के ये अध्यक्ष थे। और इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हम जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेशनल टीचर डे जो है वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। और वर्ल्ड टीचर डे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसी कमीशन के द्वारा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था इसकी सिफारिश के फलस्वरूप जो था वो सन 1953 में 1953 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो थी वो स्थापना की थी। और यूजीसी का जो उद्देश्य था वे उच्चतर शिक्षा के स्तर को निश्चित करना तथा विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान देना है। ठीक है, और इसी कमीशन ने उच्चतर स्तर पर व्यावसायिक, तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का विकास किए जाने की भी जोरदार जो थी वो सिफारिश की थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने ही त्रिभाषीय सूत्र को अपनाए जाने की सिफारिश की थी। और कमीशन ने हायर एजुकेशन का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना जो था वो बताया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और भारत सरकार ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जांच करने और उचित सुधारों की सिफारिश करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का जो गठन था इसका वे 1948 में किया था। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे। ठीक है, और यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी सिफारिश पर यूजीसी की जो थी वो स्थापना हुई थी। तो यूजीसी की जो स्थापना थी वे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की सिफारिश पर ही 1953 में जो थी वो की गई थी। यूजीसी एक्ट जो कब आया था 1956 में आया था, ये आपने याद रखना है। तो आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग है वे कहलाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि सीबीएसई यानी कि सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? तो सीबीएसई का जो मुख्यालय पूछा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सीबीएसई का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? वे आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीबीएसई का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है? वे न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सीबीएसई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। तो सीबीएसई जो है पूरे देश में कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आयोजित करता है। ठीक है, और इसके स्कूलों की शाखाएं जो है वो सारे देश में फैली हुई हैं और सीबीएसई से संबंध होती हैं। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड के द्वारा कई प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चंडीगढ़, अजमेर, चेन्नई और अन्य 2 शहरों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। लोग अपने स्कूलों को इस बोर्ड से संबंध कराने को प्राथमिकता जो है वो देते हैं। ये आपने याद रखना है। तो सीबीएसई का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मुदालियर आयोग की जो थी नियुक्ति कब की गई थी? मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वे कब की गई थी? वे 1952-53 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुदालियर कमीशन वाज
अपॉइंटेड इन 1952-53। उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जो मुदालियर कमीशन था, ठीक है। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना है कि मुदालियर आयोग को, मुदालियर कमीशन को जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अब जो मुदालियर कमीशन था इसको जो था वो अपॉइंट कब किया गया था, तो ये एग्जैक्ट जो डेट है वो आपने याद रखनी है, 23 सितंबर 1952, ठीक है। इस दिन जो था वो इसे मुदालियर कमीशन को जो था वो अपॉइंट किया गया था। 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, जो मुदालियर थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे वे उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनकी अध्यक्षता में जो था वो मुदालियर कमीशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की थी। और इस आयोग ने जो था वो अपनी जो रिपोर्ट थी वह सबमिट कब की थी, वे की थी आपकी 29 अगस्त 1953 को जो थी वो मुदालियर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। तभी आपको ऑप्शन में जो है वो दिखने में मिल रहा है 1952-53, ठीक है। 23 सितंबर 1952 को अपॉइंट किया गया था, 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इस आयोग के, इस कमीशन के जो सदस्य थे वे कौन कौन से थे, वे डॉक्टर ए एन बसु डॉक्टर चारी थे, ठीक है, श्रीमती हंसा मेहता, प्रोफेसर जॉब क्रिस्टी, डॉक्टर कैनेथ रॉस विलियम्स और श्री के जी सैयादीन जो थे वो इस आयोग के सदस्य थे। और इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वे कौन कौन सी थी, ये आपने याद रखना है। इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वो 11 से 17 वर्ष की आयु तक 7 वर्ष की होनी चाहिए और इसे 2 सत्रों में बांटना चाहिए, 3 वर्ष का माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर जो है वो 4 वर्ष का होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि मुदालिर कमीशन ने कहा था कि अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि सभी लड़कियों के स्कूलों में होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं जो हैं वो दी जानी चाहिए, ठीक है, ये भी कहा था। और इन्होंने कहा था कि कृषि शिक्षा प्रदान करने पर बल देना चाहिए और औद्योगिक केंद्रों में अधिक संख्या में तकनीकी विद्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए, ठीक है। ये मुदालिर कमीशन की जो थी वो रिकमेंडेशन थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुदालिर कमीशन की जो नियुक्ति थी वे कब की गई थी, 1952-53 में की गई थी। 23 सितंबर 1952 को अपॉइंट किया गया था और 29 अगस्त 1953 को जो था इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो शिक्षा व उससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो है वो करता है, तो ये करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये HPU BEd एंट्रेंस आई थिंक 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, ठीक है, 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, NEP 2020 आई थी, तो उसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वे बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो इसका नाम अब कर दिया गया है। तो आप इस एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जो था वो इसे जाना जाता था। तो शिक्षा व इससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है, ये करता था उस समय जब ये एग्ज़ाम हुआ था HPU BEd एंट्रेंस का 2018 में, तब जो था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता था। अब तो NEP 2020 के द्वारा जो है वो अब इसका नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रख दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने एक बात और ध्यान देनी है कि हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे कौन हैं, वे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि हमारे भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, हमारे देश के वे शिक्षा मंत्री हैं।
अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री रोहित ठाकुर जी हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि वुड्स डिस्पैच प्रकाशित किया गया था। तो वुड डिस्पैच वाज पब्लिश्ड इन, तो ये किया गया था 1854 में। 1854 में जो था वो वुड्स डिस्पैच जो था वो प्रकाशित किया गया था। वुड डिस्पैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर चार्ल्स वुड जो कि 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे। चार्ल्स वुड ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार को एक संदेश दिया था, जो चार्ल्स वुड के संदेश के जो नाम से जो है वो जाना जाता है। चार्ल्स वुड के संदेश में कहा गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो स्थापना की जानी चाहिए। और ठीक है, इसने अपने संदेश में कहा था, मैसेज में कहा था, चार्ल्स वुड के मैसेज में। ठीक है, और कहा था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे कब की गई थी? वे 1857 में की गई थी। ये आपने नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका जो संदेश था, इसमें कहा था कि बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए। और भारतीय शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक मदद जो है वो देनी चाहिए। और वुड का सुझाव लागू तो किया गया, लेकिन भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष फ़ायदा नहीं था। कोई विशेष फ़ायदा जो था वो नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच जो है वो कब आया था? 1854 में आया था, 1854 में आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने प्रारंभ किया था? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में आई थी, उसने जो था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहल किसने की थी? हु मेड फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? तो भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो पहल थी वह की थी विलियम्स एडम्स ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विलियम एडम मेड फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वे किसे माना जाता है? क्वेश्चन हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया था। तो लॉर्ड मैकॉले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपसे इंग्लिश एजुकेशन भारत में पूछा जाए तो वो उसका जो आंसर होगा वे लॉर्ड मैकॉले जो थे इसके पक्षधर थे। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले जो थी वो भारतीयों की एक ऐसी कैटेगरी जो थी वो बनाना चाहते थे, वो जो कि खून और रंग में भारतीय हो, परंतु रुचि, इंटरेस्ट, विचार, आइडियाज़ नैतिक यानी कि मोरल रूप से और सूझ से अंग्रेज हो और या फिर अंग्रेजों जैसे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस तथ्य के पक्ष में था कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य मकसद यूरोपियन सभ्यता फैलाने हेतु शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से शुरू करना और उसी समय में विज्ञान का विकास करना जो था होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रकार की शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई थी ताकि भारतीय प्रशासन को और भी अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो लॉर्ड मैकॉले जो था ये जो इंग्लिश एजुकेशन के पक्षधर थे। और ये जो था लॉर्ड मैकॉले मिनट जो था वो कब आया था? 1835 में आया था। ये भी आपने नोट कर लेना है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वे किसे माना जाता है? वे लॉर्ड मैकॉले को माना जाता है। और लॉर्ड मैकॉले मिनट जो था वो कब आया था? 1835 में आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह क्या था? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो था वो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, टाइटल था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1964 में कोठारी कमीशन आया था और इसके जो अध्यक्ष थे वे दौलत सिंह कोठारी थे।
अगले प्रश्न चलते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, मूलभूत शिक्षा का विचार जो था वो किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया था वह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सैंडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो सैंडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज, तो सैंडलर कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जो है वो सैंडलर आयोग को जाना जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। और सैंडलर कमीशन जो था वह कब आया था? वर्ष 1917 में सैंडलर कमीशन यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वो कब आया था? 1917 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। एनसीटी का जो मुख्यालय है वे कहाँ है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी का जो हेडक्वार्टर है भी आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीटी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एनसीटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1955 में हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फ्रेम्ड बाई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम्ड की गई थी किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में आई थी। ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान आई थी और ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो बनाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। शिक्षक और समाज इज द सेकंड नेम गिवन टू। तो शिक्षक और समाज दूसरा नाम है किसका? ये है कोठारी कमीशन का, कोठारी आयोग का। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनईपी 1986 वाज रिवाइज्ड बाय। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 का संशोधन किया गया था किसके द्वारा? राममूर्ति आयोग द्वारा। कब किया गया था? 1992 में जो था इसका संशोधन जो था वो राममूर्ति आयोग द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी जो थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी वो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि हु गिव द रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति की सिफारिश किसने की थी? अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, तो किसने की थी? ये की थी राधाकृष्णन कमीशन ने, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में ही इसे अपॉइंट किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जो है हम टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थे उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो मैंने आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप HPU BEd एंट्रांस का परचेज करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। ओनली 99, बस पेमेंट आपने इस नंबर पर कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह आपने इसी नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करने के बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPU BEd एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।